नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र पुंडीर चंबल की सीरीज़ पर फिर आपसे एक बार बातचीत करने के लिए हूँ। आज एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जिस कहानी को यूँ तो हर एक शख्स जो चंबल में कूदता है उसकी ज़िंदगी में कभी कोई दर्द कभी कोई गम होता है, लेकिन ये पूरी कहानी हर एक उस आदमी को जो भी इस कहानी से रूबरू हुआ उसको दर्द से भर देती है, कई बार सोचने पर मजबूर करती है सिस्टम पर। तो हम आज एक ऐसी ही कहानी की बात करेंगे। और अगर मुझे इस कहानी को कभी शुरू करना पड़ा और मैंने इस कहानी को शुरू किया तो कुछ इसी अंदाज में शुरू किया कि चंबल की इन घाटियों में हज़ारों पैरों की आमद हुई, कभी पुलिस के आगे तो कभी पुलिस के पीछे, कभी बंदूकों के साथ तो कभी बंदूकों के लिए दौड़ते हुए। ये मौत और ज़िंदगी की लंबी दौड़ ही चंबल की कहानी है। डाकू और पुलिस की चूहे बिल्ली की दौड़ में डाकुओं के पैरों की अनगिनत छाप चंबल में दर्ज हैं। चंबल को शायद ही कुछ पैरों की आहट याद होगी चंबल, लेकिन आज भी एक जोड़ी पैरों की आहट को कभी नहीं भूलती। अगर चंबल उन पैरों को कभी कोई नाम देना चाहे तो वो कहती है कि ये सोने के पैर थे। जी हाँ, सोने के पैर, क्योंकि वो जब भी दौड़े चंबल से बाहर वो देश के लिए या अपने रेजिमेंट के लिए सोना लाने के लिए दौड़े और बाद में बीहड़ में दौड़े तो मौत के लिए दौड़े। ये पूरी कहानी हम लोग आज बाकी डाकू पान सिंह तोमर की कहानी पर बात करेंगे, जो इतनी फिल्मी थी कि जब वो फिल्मी पर्दे पर आई तब भी आप रियल और रील में अंतर नहीं कर पाए, क्योंकि उसकी घटनाएं कुछ इसी तरह घटती हैं। पान सिंह तोमर चंबल के बीहड़ों की एक ऐसी कहानी है जिसको निकलने के लिए सालों का इंतज़ार करना पड़ा। पान सिंह तोमर की आंखें जैसे आज भी आपसे सवाल करती हों, कई सारे सवाल। एक गांव की गलियों से शुरू हुई ज़िंदगी की कहानी का अंत कहाँ जाकर हुआ। यूँ तो एक दूसरे से लिपटते हुए चिपकते हुए सवाल, क्या कोई रास्ता नहीं था जो पान सिंह को चंबल की घाटियों से ज़िंदा निकाल पाता, या कहें कि दुनिया के अलग अलग शहरों में घूमे पान सिंह के पैरों में चंबल की मिट्टी चिपकी हुई थी और वो कहीं भी जाता चंबल, उसके अंत की कहानी भी शायद गांव की ज़मीन में ही लिखी गई थी। चंबल की सबसे दर्दनाक कहानियों में से एक कहानी पान सिंह तोमर की है। गांव की किसानी से बाहर निकलकर देश की सेना तक पहुंचने का सफ़र ही कम कहानियों से भरा नहीं था। फिर सेना के बीच एक एथलीट का सफ़र शुरू होता है, पहले सेना फिर देश के लिए रिकॉर्डों का अंबार लगाने के बाद पान सिंह तोमर का नाम एशियन खेलों में जा पहुंचा। एशियन गेम्स में हिंदुस्तान की ओर से दौड़ते हुए पान सिंह ने खूब दौड़ लगाई। एक गांव के छोटे से सपनों का सफ़र चल ही रहा था कि जैसे किस्मत ने पलटा खा लिया। पैरों में पंख बांधकर ट्रैक पर दौड़ रहे पान सिंह के कदम गांव में पड़े तो वक्त का पहिया जैसे उल्टा ही घूम गया। कुछ दिनों पहले अखबारों की सुर्खियों में अपनी दौड़ के लिए रहा पान सिंह इस बार फिर सुर्खियों में आया, लेकिन कुछ दूसरे अंदाज में। पदक के लिए ट्रैक पर दौड़ने वाला पान सिंह अब चंबल में बीहड़ों में दौड़ रहा था और इस बार ट्रैक में जिंदा वापसी का कोई तरीका नहीं था। डाकू पान सिंह और एथलीट पान सिंह के बीच सिर्फ एक खबर का फासला था और वो भी आ ही गई थी। डाकू पान सिंह और पुलिस की मुठभेड़, डाकू पान सिंह की मौत। ये कहानी उसकी मौत तक की कहानी है। गोलियों की आवाज़ पर दौड़ने वाला पान सिंह आखिर में ज़िंदगी की आखिरी दौड़ भी उसे गोलियों के बीच में लगानी पड़ी, और इस बार ये गोलियाँ उसको आगे भगाने के लिए नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी की दौड़ को ख़त्म करने के लिए थी। चलिए, ये कहानी तो बहुत लंबी है लेकिन इसको हम शुरू से शुरू करते हैं। ये पान सिंह का गांव पोरसा भिड़ोसा चंबल के बीहड़ों में बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। जब आप चंबल के अंदर जाते हैं तो भिड़ोसा जब भी आप पूछेंगे तो सब आपको उसी तरह कहेंगे कि आप पान सिंह के गांव जाना चाहते हैं। चंबल में सैकड़ों गांव हैं और उनकी पहचान डाकुओं के नाम से बहुत ज़्यादा हुई। अलग अलग गांव डाकुओं के नाम से पहचाने गए। उसी तरह भिड़ोसा को भी आज लोग पान सिंह के गांव की तरह जानते हैं। मुरैना शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है और ग्वालियर से लगभग 100 किलोमीटर दूर का रास्ता आज भी काफ़ी उबड़ खाबड़ है। जब मैं गया तो उस वक्त ये काफ़ी टूटा फूटा रास्ता था, बीहड़ों से होकर गुजरा। कुछ खेतों में मिट्टी, कुछ में फसल। ये बताती है कि यहाँ के लिए उपजाऊ ज़मीन की कीमत आदमी की ज़िंदगी से ज़्यादा कीमत है, और ये लाइनें इस पूरी ज़िंदगी में, इस कहानी में बार बार फिट बैठती हैं। भिड़ोसा गांव में पहुंचते ही जैसे ही आप गांव के अंदर घुसते हैं तो एक तिराया आपके सामने टी पॉइंट आता है। टी पॉइंट पर एक घर, सुंदर सा घर है, साफ सा घर है, कच्चा लिपा हुआ घर, लेकिन उस पर नीला रंग है। मैंने बाद में भी कई जगह पर पान सिंह के घर को देखा तो हर बार उस पर वही नीला रंग। अब ये मैं नहीं बता सकता कि वो नीला रंग क्या पान सिंह की पहचान थी जो उसके घर वाले आज भी उसकी याद में उस घर को उसी तरह रखते हैं। कच्चा घर है, आज भी उसी तरह पड़ा है। घर में ऐसा कुछ भी नहीं। यही था खुद को चंबल का शेर, डकैत सूबेदार पान सिंह कहने वाले पान सिंह का घर में ऐसा कुछ भी नहीं कि आपका ध्यान अपनी ओर खींच ले।
लेकिन सुनसान पड़े हुए इस घर की दीवारें गारे से बनी हुई हैं, छत में लकड़ी की कड़ियाँ हैं, कड़ियों का बना हुआ वो घर है आज भी। और ख़ुद उसमें देखें मिट्टी की बनी सीढ़ियों पर चढ़कर आप ऊपर छत पर पहुंचते हैं तो कमरे के अंदर एक छोटा सा कमरा उल्टे हाथ पर दिखाई देता है, फिर खुला हुआ सहन है सीधे हाथ पर, फिर एक छोटा है, एक कमरा वहाँ पक्का है जिसमें लेंटर पड़ा है। हालांकि उस वक्त ताला लगा हुआ था उस घर में जब मैं गया था, और छोटा सा कमरा। उसके बाद नीचे सहन में उपले के पिटोड़े जो परिवार के लोगों के, कुछ बबूल कीकर के पेड़, और नीचे बहती हुई बिसूली नदी। ये उनके घर का हाल जब मैं 2016-17 में उनके घर गया तो ये था। घर में कोई नहीं रहता। दुश्मनी में पान सिंह बीहड़ और बीहड़ से ऊपर चला गया, लेकिन दुश्मनी गाँव में अभी भी बसी हुई है। पान सिंह के बेटों में यहाँ कोई नहीं रहता, वो बीना में है, और ये अलग बात है कि वो भी सेना में रहा, उसका बेटा, बड़ा बेटा पान सिंह का, और वहीं अब अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। गांव में दुश्मनी का वो सिलसिला आज भी है, आज भी उसकी तनाव की आहट आपको वहाँ सुनाई देती है। हालांकि बीहड़ में अलग अलग गांव में अगर आप जाते हैं तो वो बहुत सारे किस्से अब किस्सों में चले गए ना। आपको लाखन के परिवार में हालांकि लगता है कि जैसे ये बीहड़ की खासियत हो कि वो इतने सालों को गुजरने, 40-42 साल गुजरने के बावजूद भी वो तनाव आपको वहाँ अगर आप जाते हैं दो अलग अलग उनमें, जबकि ये एक परिवार के बीच की हुई लड़ाई थी, लेकिन आज भी ये लड़ाई आपको सुनाई देती है। चंबल के इसी गांव में पान सिंह का जन्म 1931 में हुआ। गांव के स्कूल में पढ़ाई हुई। इसके बाद पान सिंह ने इलाके के ज़्यादातर छात्रों की तरह हिंदुस्तानी फ़ौज में भर्ती की तैयारी शुरू कर दी। चूँकि इस इलाके में शुरू से लगातार, चाहे ये पृथ्वीराज चौहान के समय से हो, तोमरों के यहाँ यही या तो फ़ौज में जाना है या फिर खेती करनी है, बीच का ये कोई रास्ता नहीं होता। और इसी बीच में कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं कि वो चंबल की तरफ भी चले जाते हैं। तोमरघार जो तंवरघार है वहाँ इसी तरह से माना जाता है। तो ये हमेशा की तरह छोटी ज़मीन, बहुत छोटा किसान का बेटा पान सिंह, तो उसने फिर तैयारी शुरू कर दी। वही सुबह दौड़ना, शाम तक दौड़ना। ये आपको, अगर आप आज भी जाते हैं चंबल के कई गाँव में या यहाँ भी वेस्टर्न यूपी में, हरियाणा में, आपको शाम को गाँव के बाहर बहुत सारे युवा दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। उन सब का एक ही सपना होता है कि वो किसी तरह देश की फ़ौज में शामिल हों और एक पूर्वजों का पेशा यानी देश के लिए लड़ना, इसको वो अपनाएं। तो इसी तरह से इसने तैयारी शुरू की। पान सिंह के घर वालों की भी इच्छा थी कि लड़का फ़ौज में भर्ती हो जाए ताकि घर में एक लाइसेंसी बंदूक हो जाए, क्योंकि जो फ़ौजी होता है उसको एक बंदूक मिल जाती है। किस्मत ने साथ दिया। पान सिंह सन 1949 में आखिर में फ़ौज में भर्ती हो गया। पान सिंह की किस्मत उसको फ़र्श से उठाकर अब अर्श पर ले जा रही थी। पान सिंह की कदकाठी पहले एक नैसर्गिक एथलीट की तरह थी। पान सिंह की लंबाई 6 फीट 1 इंच रिकॉर्ड में दर्ज है। अगर आप उनके रिकॉर्ड देखेंगे तो उसमें 1 इंच मतलब ये लंबाई है। और ये फ़ौज के अनुशासन ने उसकी मेहनत को और निखार दिया। कहते हैं कि 6 इंच 1 फीट ऊंचे पान सिंह को बहुत भूख लगती थी। मैंने कई दोस्तों से उनके जब बातचीत की जो अभी भी हैं, उनका कहना ये था कि पान सिंह हर वक्त खाने की तलाश में रहता था। उसको खाना बहुत चाहिए था, क्योंकि हर वक्त या तो वो दौड़ता रहता था गलियों में, लोगों से शर्त लगा के चलो मुझसे आगे निकल कर दिखाओ, या फिर वो बचपन में भी तमाम ज़्यादा खाने वालों से पान सिंह को फ़ौज की नियमित डाइट से थोड़ा परेशानी हुई, तो लोगों ने समझाया कि तुम खेल में हिस्सा लो। ये कहानी का भी हिस्सा है और ये वहाँ की जो हम लोगों से बातचीत करते हैं उसकी हकीकत भी है। खाने की भूख मिटानी है तो फ़ौज में खिलाड़ी बन जाओ। छः दशक पहले की इस कहानी की असलियत बताने वाला सिवाय उनके दोस्तों के अलावा कोई तो नहीं है, लेकिन एक सज़ा के तौर पर दौड़ लगाने के किस्से ने पान सिंह को फ़ौज में एक खिलाड़ी के तौर पर उभरने में मदद की। पान सिंह फ़ौज में धावक बन गया। स्टेमिना और तेज़ी दोनों पान सिंह को खेल के मैदान में तारीफ़ दिलाने लगी। पान सिंह के स्टेमिना को देखते हुए कोच ने पहले पान सिंह को 5000 मीटर की दौड़ में उतारा था। और इस पर शायद ही कोई मतलब रहे, लेकिन कृपान सिंह और इस देश के उड़न सिख मिल्खा सिंह की, इस देश में कोई भी इसका क्या मतलब है, लेकिन देश के उड़न सिख मिल्खा सिंह की भर्ती फ़ौज में लगभग एक साथ शुरू हुई। दोनों ने अपने खेल जीवन की शुरुआत भी लगभग एक साथ की और दोनों ने ही ट्रैक पर रिकॉर्ड बनाने शुरू किए। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह और पान सिंह हिंदुस्तानी फ़ौज में ऐसे दो नाम उभर रहे थे जिनको अब फ़ौज नहीं बल्कि देश को खेलों की दुनिया में पदक की उम्मीद लगने लगी थी। सिर्फ फ़ौज ही नहीं सोच रही थी, देश भी ये सोच रहा था कि अब अंतर्राष्ट्रीय खेल के मैदान में ये दो सितारे हिंदुस्तानी उम्मीदों को चार चांद लगा देंगे। अभी पान सिंह को 5000 मीटर से स्टीपल चेज़ में भेज दिया गया। पान सिंह ने इस खेल को भी शानदार तरीके से खेला और नई तरीके से वो खेल में रिकॉर्ड कायम करने लगा। पान सिंह की किस्मत इस समय अगर देखें तो सितारों में थी, क्योंकि वो जो है लगातार बाहर जाने वाली टीमों में सेलेक्ट होने लगा। पान सिंह ट्रैक पर दौड़ रहा था, उसके साथ दौड़ रहे थे रिकॉर्ड। 50 से 60 के दशक में पान सिंह अपनी रेस में सबसे आगे रहा।
ये लगातार चलती हुई रेस थी। पान सिंह की ट्रैक पर बादशाह की गवाही उसका रिकॉर्ड देता है। लगातार 7 साल तक राष्ट्रीय चैंपियन रहा पान सिंह का रिकॉर्ड उसके ट्रैक से विदा होने के भी 10 साल बाद तक बना रहा, यानी उसके रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए 10 साल इंतज़ार करना पड़ा। 1956 के कॉमनवेल्थ खेल हो या फिर 1958 के टोक्यो एशियन गेम्स, पान सिंह को पदक भले ही हासिल ना हुआ, लेकिन उसका प्रदर्शन बेहतरीन रहा। ट्रैक पर उसकी ख्याति देश और विदेश के खेल जगत में हुई। 1958 में उसने मुन्ना स्वामी का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, लेकिन शायद ये पान सिंह की ज़िंदगी की कहानी की आखिरी ऊंचाइयां थी। फ़ौज में पान सिंह की तरक्की हो गई और वो सूबेदार तक पहुंचा। वो तो गांव में उसकी ज़िंदगी की रास्ते अलग दिशा में मुड़ते जा रहे थे। फ़ौज की उसकी अहमियत खेल के मैदान में जानती थी, लिहाजा 1962 के वॉर में और पाकिस्तान 65 के युद्ध में भाग नहीं लेने दिया गया। अब पान सिंह अपनी ट्रैक से उतरकर, क्योंकि अब पान सिंह के खेल की रफ्तार रुकने लगी, तो उसने अपनी ज़िंदगी को, अपनी असली ज़िंदगी यानी गांव जाने की शुरुआत की। आखिरकार सूबेदार पान सिंह ने बंगाल इंजीनियर रुड़की से अपना रिटायरमेंट ले लिया। पान सिंह चल दिया अपनी नई ज़िंदगी की तरफ अपनों के बीच में। पान सिंह भिड़ोसा अपने घर आ गया। गांव में अपनी पुश्तैनी ज़मीन पर खेती करने के लिए, ज़मीन बहुत ज़्यादा नहीं थी, वही 2.5 बीघे ज़मीन थी जो पूरे परिवार पर थी, और अगर उसका हिस्सा देखें तो वही 1 बीघे की तरफ लगता है। लेकिन पान सिंह को लगता था कि जैसे उसकी मेहनत पर उसने फ़ौज में हासिल किया, उसी मेहनत पर वो गाँव की गलियों में अपनी किस्मत निकाल लेगा और उससे आगे बढ़ जाएगा। लेकिन तभी पान सिंह की जो सीधी चलती हुई ज़िंदगी है उसमें मोड़ आ गया। 2.25 बीघा ज़मीन, बस ज़मीन का इतना टुकड़ा और ढेर सारा स्वाभिमान। इसी बात से शुरू हुई गांव की अपने परिवार की रंजिश। एक ही खानदान के 2 हिस्सों में ज़मीन को लेकर टकराव शुरू हो गया। पान सिंह के बड़े भाई माता दीन ने फ़ौज में जब पान सिंह की नौकरी थी, उसी दौरान कर्ज लेके ज़मीन पर अपने ज़मीन पर कर्ज लिया, और ये ज़मीन पर जो कर्ज लिया उसने अपने से ज़्यादा ताकतवर बाबू सिंह के परिवार को दिया। बाबू सिंह खानदानी था, लेकिन गांव का सबसे ताकतवर परिवार था। गांव की कहावत के हिसाब से हल और हाड़ी या लाठी दोनों, और लठैत दोनों में मजबूत, हल या हाड़ी और लठ या लठैत या लाठी, इन दोनों से मजबूत था। 250 लोगों का परिवार ताकतवर था। 7 लाइसेंसी बंदूकें थी, और ये गांव में किसी को भी हुक्म बना देती हैं, यानी उसको, वो गांव के कई सारी चीज़ों को अपने से तय कर देता है। लिहाजा माता दीन की दी गई ज़मीन पे कब्जा कर लिया गया। गांव में झगड़े के हालात बन रहे थे। अपनी जवानी को देश के लिए निछावर कर चुके पान सिंह को यकीन था कि कानून उसकी तरफ खड़ा होगा, क्योंकि वो सच के साथ खड़ा है। देश का नाम ऊंचा करने वाले फौजी का सिर देश का कानून नीचा नहीं होने देगा। लेकिन पहले तो उसने गांव के पंच परमेश्वर से इंसाफ लेने की बात की, ऐसा इंसाफ जिससे उसे अपनी ज़िंदगी आसानी से जी सके। एक ऐसी लड़ाई जिसमें वो चाहता था कि उसका गांव उसका साथ खड़ा हो जाए और वो आसानी से अपनी ज़मीन पर, जो 2.5 बीघे ज़मीन बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं होती, और उससे परिवार, लेकिन चूँकि पेंशन आती थी उसके साथ उसको लगता था कि इसके यदि से वो अपना एक सम्मान की तरह अपनी ज़िंदगी जी सकता है। लेकिन पंचों के घरों पर दस्तक दी। पंचायत गाँव में हुई। इस पंचायत में जिले के मुखिया, कलेक्टर साहिब और पुलिस कप्तान दोनों पहुंचे। दोनों की मौजूद में पंचायत में पान सिंह का माथा हिला दिया। पंचायत में पैसे की गर्मी ने अपना खेल किया। खेल के मैदान का मेजोड़ खिलाड़ी पान सिंह तो रेस में कहीं टिक ही नहीं पाया, लेकिन उसको कहा गया कि इस ज़मीन को लेना है तो आप पैसे, उससे ज़्यादा पैसे, दुगने पैसे जो ब्याज सहित है उससे ज़्यादा दीजिए। तो उसने मान लिया। आखिर पंचायत का आदेश था, उसने मान लिया। लेकिन कहानी यहीं शुरू हो गई। बाबू सिंह को पैसे नहीं चाहिए थे, पान सिंह की बेइज्जती चाहिए थी, क्योंकि पान सिंह के रिकॉर्ड जितने ज़्यादा चलते गए उसके गाँव में उतनी इज्जत होती चली गई। बाबू सिंह के पास परिवार के पूरा था, पैसा था, बंदूकें थी, ताकत थी, लेकिन वो सम्मान जो पान सिंह को पूरी दुनिया में मिला वो उसके पास नहीं था। लिहाजा वो उसकी आंख में चुभता था लगातार। और अब उसने क्या, उसने उस पैसे को जूते की नोक पर फेंक दिया। और यहीं से फिर हम लोगों ने देखा कि चंबल का पानी एक और कहानी देखने वाला था। पान सिंह ने कानून के दरवाजे पर दस्तक दी। पंचायत में हुए फैसले को बाबू सिंह के परिवार ने मेहनत नहीं की, कोई इज्जत नहीं दी। कहते हैं चंबल का उसूल है कि जो कमज़ोर होता है वही झुकता है, और पान सिंह के लिए गोली का मतलब था कि ट्रैक पर दौड़ना, लेकिन चंबल में गोली की आवाज़ का मतलब बदल जाता है। पान सिंह ने लगातार पंचायत, पुलिस कप्तान और कलेक्टर के पास जाकर गुहार लगाई, लेकिन वो जानते थे कि ये एक रोज़मर्रा का काम है। इनका फैसला अक्सर चंबल में बंदूकें खुद ही कर लिया करती हैं। लिहाजा पुलिस कप्तान और पुलिस जो जिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसके लिए इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने से ज़्यादा, एक बार उन्होंने गांव में जाकर जो मदद करने की कोशिश की थी वो हो गई, इससे ज़्यादा उनको कोई लेना देना ही नहीं। पंचायत से पान सिंह को
मायूसी मिली, बाबू सिंह का हौसला आसमान पर था। और एक दिन पान सिंह का बड़ा बेटा जो बलवंत जो जा रहा था उसका हनुमंत सिंह, तो उसकी पिटाई कर दी, बात बड़ी झगड़ा हुआ। और तो पान सिंह का बाबू सिंह का परिवार पान सिंह के घर पर चढ़ाया। चूँकि पहले रास्ते में पिटाई की, जब घर आया तो घर आने के साथ उसके साथ वो भी पहुँच आए। घर आपको मैंने बताया कितना छोटा सा घर था, चारों तरफ से घर में घिस गए। पान सिंह घर के बाहर था और घर के भीतर पान सिंह का बेटा था। जान बचाने के लिए फायर किया तो भीड़ ने और भी चढ़ाई कर दी। बेटा जान बचाकर भाग निकला तो बाबू सिंह ने बुजुर्ग माँ की पिटाई कर दी। उस पान सिंह की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, वो फिर से पुलिस वालों के पास पहुंचा। चंबल के किस्से में पुलिस की कहानियां जिस तरह से दर्ज हैं उसी तरह से पुलिस ने अपना काम किया। कहते हैं पुलिस अधिकारियों ने पहले तो वो बार बार अपने मेडल लेके गया, उसने उनको दिखाने की कोशिश की कि उसने देश के तिरंगे के लिए कितनी ट्रैक पर कितनी लंबी दौड़ें लगाई हैं। लेकिन पुलिस वालों ने समझा नहीं और मारपीट गोलाबारी को तब तक बेकार बताया जब तक कि 3-4 लाशें ना गिर जाएं। मार पिटाई पुलिस वालों की नज़र में कोई अपराध नहीं था। ये अगर उनके पास पैसा नहीं है तो इसको उनको झेलने की आदत बना लेनी चाहिए। पान सिंह को लगातार इस तरह कहा। अब जब वहाँ से पान सिंह वापस लौटा तो माँ ने कहा, जो पड़ोस के घर में थी वहाँ से भाग निकले थे, उसने कहा कि मुझे सूबेदार कहाँ गया। ये सब चीज़ें चूँकि आपको अगर अभी भी इन कहानियों के बारे में आपको कभी सुनना है तो ये कहानियों को सुनाने के लिए एक शख्स आपको ग्वालियर में अपनी पत्थरों की दुकान पर मिल जाएगा, और वो है इसका बेटा भतीजा पान सिंह का, जो उस गैंग में था और जिसने बाद में गैंग चलाया, जिसके बारे में मैं आपको अलग बताऊँगा। वो अभी भी है। उसी ने बताया कि जब वो चाची के पास गए, यानी चाचा जो है दादी के पास गए, तो दादी ने कहा कि सूबेदार कहाँ हैं, अभी तक आया क्यों नहीं। तब वो पहुँचा तो उसको देखते ही उसने सीधा कहा कि अगर वो बेइज्जती का बदला नहीं ले सकता तो अपना खून माफ़ नहीं करेगी, और अगर उसको जवाब नहीं मिला कल सुबह तक तो ये मान लेगी कि तू मेरा बेटा नहीं है, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और यहाँ से पान सिंह की ज़िंदगी का ट्रैक बदल लिया। पान सिंह ने वो राह पकड़ ली जिससे कभी वापसी नहीं होती। पान सिंह ने वहाँ से बंदूक उठाई और बदला लेने के लिए निकल पड़ा। परिवार में उसके साथ उसका भतीजा और उसका भाई दोनों निकले। सेना का अनुशासन और धावक की चपलता दोनों ने पान सिंह के सीने में जल रही आग को और भड़का दिया। सबसे पहले पान सिंह ने इस आग में अपने वो मेडल जलाए जिसको जीतने के लिए उसने रात दिन मेहनत की, और फिर दुश्मनों के घर जलाने शुरू किए। पहले जंडेल सिंह, सबसे पहले बाबू सिंह, पहले जंडेल, उसके भाई हवलदार, और आखिर में बाबू सिंह के सीने में गोलियां उतार दी गई। पान सिंह के बीहड़ों में उतरने के साथ ही बाबू सिंह ने पुलिस की सुरक्षा हासिल कर ली थी, लेकिन पान सिंह को धुन लग गई थी। उसको बाबू सिंह की मौत चाहिए थी। लेकिन एक दिन उसको ये खबर लगती है कि बाबू सिंह गांव में आया है, तो वो अपने आदमियों के साथ जा धमका। बाबू सिंह ने भाग के जान बचाने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन चंबलों के बीहड़ों का सबसे बड़ा धावक उसके साथ था, उसका दुश्मन था, लिहाजा उसकी दौड़ बहुत ज़्यादा दूर तक न चल पाई। पान सिंह ने उसको भी गोलियों से भून दिया। लेकिन दुश्मनी की दौड़ में पान सिंह जो शामिल हो चुका था वो ये जानता था कि अब उसको मौत ही इन जंगलों से जुदा कर सकती है। पान सिंह ने कहा कि थाने में मैं समर्पण नहीं कर सकता, गांव में रह नहीं सकता हूं, और सरकार से कोई मदद नहीं, तो ज़िंदगी अब मरना और मारना, इसके अलावा कुछ नहीं। अब पान सिंह ने एक नई दौड़ में हिस्सा ले लिया। ये दौड़ थी बस चंबल का दस्यु सम्राट बनने की, चंबल का बादशाह बनने की और चंबल का शेर कहलाने की, क्योंकि मान सिंह को आदत थी कि वो हमेशा नंबर 1 के लिए दौड़ता था। लिहाजा गैंग में भी कावत सोने से कोयला बनकर जलने की दौड़ थी। पान सिंह का गैंग चंबल के बीहड़ों में एक नया गैंग नहीं था, बल्कि बिल्कुल नया गैंग था, जिसका सरदार डाकू पान सिंह नहीं, डाकू सूबेदार पान सिंह या चंबल का शेर कहलाना पसंद करता था। पान सिंह को हथियार चाहिए थे, हथियार के लिए पैसा, पैसे के लिए बीहड़ में सिर्फ डकैती, अपहरण और फिरौती रास्ता थे, तो लिहाजा पान सिंह ने ये रास्ता पकड़ लिया। पान सिंह के अंदर डर नहीं था। एक के बाद एक दुस्साहसक वारदात, चंबल थर्रा उठा। ये वो दौर था जब चंबल में डाकू मलखान सिंह, मान सिंह, ये मान सिंह वो नहीं जो हम लोग जिनकी बात कर चुके, वो 54-55 में राजा मान सिंह मर चुका। ये मान सिंह अलग है जो फक्कड़ बाबा, फूलन देवी के गैंग के समानांतर था। ऐसे में पान सिंह ने एक के बाद एक बड़ी पकड़ करनी शुरू की। उसके लिए बिल्कुल नए नए फिल्मी तरीके इस्तेमाल किए, क्योंकि पान सिंह दुनिया के लगभग ज़्यादातर बड़े शहरों में, चाहे टोक्यो, चाहे जर्मनी, चाहे तमाम शहरों में घूमा। और इसमें एक बार उन्होंने इसके बारे में मिल्खा सिंह ने भी कहा था कि पाना मेरा एक खूबसूरत सा मेरी टीम का मेंबर था, जो बेहद जोली नेचर का था, जो बेहद शरीफ था, जो कभी ये सोच ही नहीं सकते थे कि कभी पाना को वक्त इस तरह के हालात दिखाएगा। वो बेहद शानदार एथलीट था। ये खुद इस देश के महान एथलीट मिल्खा सिंह ने पान सिंह के लिए कहा था। खैर, कहानी अभी तो दूसरी तरफ है।
पान सिंह ने एक के बाद उसके लिए फिल्म में ऐसी कहानी सुनाई बलवंता ने, यानी बलवंत सिंह जो मैंने आपको बताया वो भतीजा बलवंत सिंह पान सिंह के भाई का बेटा था। और पान सिंह के आखिरी जो एनकाउंटर हुआ था जिन 14 डकैतों में, सिर्फ वही था जो जिंदा बच पाया था। और आज वो नीम के पत्तों में लिपट कर वहाँ से निकला। उसके मुताबिक जो वहाँ उस वारदात में सिर्फ उस नीम के पत्तों में उसने खुद को लिपटा। मुझसे जब वो बातचीत में उसने बताया तो ये तमाम चीज़ें बताई कि किस तरह से वो वहाँ से बच कर निकला था और कैसे डीएसपी मान सिंह जो है उसकी खून का प्यासा उस समय थे, क्योंकि पूरा गैंग उसको निपटा दिया था, लिक्विडेट कर दिया था। इसके बाद उसने गैंग को चलाया। बलवंता ने 2.5 साल तक इस गैंग को चलाया बचे हुए मेंबरों के साथ, क्योंकि जो 10 लोग थे इस गैंग के उनको डांग पर छोड़ दिया था। खैर इस पर मैं आगे बताऊंगा। एक के बाद एक पकड़ और डकैती की वारदात से चंबल का इलाका उठा। चंबल का शेर कहलाने का जुनून अब मान सिंह के सिर पर चढ़ गया था। ये जुनून उसको ट्रैक की बादशाह जितना प्यारा लग रहा था। हर पकड़ या एनकाउंटर के बाद माइक पर अनाउंस करता था। ये एक अलग तरीका था, बाकायदा माइक रखता था पान सिंह और उस पर ऐलान करता था कि ये है गैंग है चंबल के शेर डकैत सूबेदार पान सिंह का। और पुलिस ने इसको गैंग का नाम दिया A1 और पान सिंह पुलिस फाइलों में दर्ज हो गया A10 के नाम सर। चंबल की पुलिस चिल्ला का ऐसे गैंग से पाला नहीं पड़ा था जो मुठभेड़ में इतना साहस दिखाता हो। पान सिंह माइक पर चिल्ला कर पुलिस वालों से मैदान छोड़कर भागने के लिए कहता था। इससे पहले तमाम गैंग वारदात में या एनकाउंटर के बाद निकलने की कोशिश करते थे। पान सिंह जब तक उसके पास गोलियां खत्म नहीं होती थी तब तक वो वहाँ से पीछे कदम हटाने की भी नहीं सोचता था। ये वहाँ उसके साथ उसके सामने जो कई सारे पुलिस अधिकारी जो अभी भी ग्वालियर में हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि किस तरह से पान सिंह के बारे में कही गई ये कहानियाँ कितनी सच है, क्योंकि पुलिस भी उससे सामना करने से गैंग के डरती थी, क्योंकि बाकी तमाम जितने बड़े गैंग हुए वो पुलिस का सामना करने से बचते थे। अगर कोई इस तरफ से जा रहा है तो रास्ता बदल लिया करते थे। इसके उलट पान सिंह उस रास्ते से ही गुजरता था जिसको उसने तय किया था, और अगर पुलिस के साथ मुठभेड़ होती थी तो जब तक उसके पास गोलियां आखिरी बचती थी वो उसके साथ फायरिंग करता था। खैर पुलिस पुलिस पान सिंह का पीछा भी करने लगी, क्योंकि पान सिंह पुलिस फाइलों में बड़ा नाम होता जा रहा था। पान सिंह को लेकिन डकैतों के वो तौर तरीके नहीं आते थे जिससे कि दशकों तक डाकू अपने आप को पुलिस की गोलियों का निशाना होने से बचाते थे। गैंग काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। एक वक्त पान सिंह के गैंग में 28 हथियारबंद डकैत शामिल थे। हथियार चलाने और भागने की ट्रेनिंग पान सिंह खुद दिया करता था। चंबल का दस्यु राज कहलाने की ललक रात दिन पान सिंह को एक से एक नया अपराध करने के लिए मजबूर कर रही थी। पान सिंह खुद को बार बार चंबल का शेर दस्यु राज पान सिंह कहने लगा। पुलिस की रणनीति की काउंटर करना उसको वो सबसे बढ़ती जा रही थी। अब पुलिस ने पान सिंह को A10 से मिलाकर एनिमी नंबर 1 मान लिया था। अब उसके गैंग को सबसे पहले कत्ल एनकाउंटर करना है, इसको लिक्विडेट करना है। ये पुलिस का सबसे पहला निशाना हो गया था। इलाके के सर्किल सर्किल इंस्पेक्टर मान सिंह चौहान ने ये बीड़ा उठाया। A10 यानी पुलिस डायरी में पान सिंह के गैंग का चार्ट। मान सिंह को पता चला था कि पान सिंह ने जिन लोगों का अपहरण किए उनको उनके साथ जाकर उसने देखा। इसी में पान सिंह ने इसी बीच में उसके गैंग ने चूँकि इसी बीच एक मुठभेड़ हुई और जिसमें पान सिंह के भाई 1977-78 में ये मुठभेड़ है, उसमें जो पान सिंह का भाई जो माता दीन था वो मारा गया उस मुठभेड़ में। तब से पान सिंह गुस्से में पागल था और उसने उस गांव में जो कि पावा पौटा गांव था, जो गुजरों का गांव था, उसमें उसने 9 गुजर लोगों को एक एनकाउंटर में करके अपने भाई का कत्ल करने के लिए उनको जाकर सीधा उस गांव के सरपंच को सबक सिखाने के लिए मार गिराया। और ये सब चीज़ें जब देश के अखबारों में छपी, मीडिया में छपी, तो मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने बाकायदा पुलिस अधिकारियों को डांटते हुए पूरी तरह से ताकीद की कि उनको पान सिंह हर हालत में चाहिए, जिंदा या मुर्दा। 1 साल के भीतर उनको पान सिंह चाहिए। लिहाजा पान सिंह के लिए एसपी विजय करण, जो बाद में देश के बड़े ऑफिसर्स पुलिस ऑफिसर में गिने गए, वो उनके साथ ये सर्किल इंस्पेक्टर मान सिंह, ये तमाम लोग वहाँ पान सिंह की हर एक गतिविधि पर नोट करने लगे। उन तमाम फाइलों को दोबारा खंगाला गया, जो उसकी पकड़ की गई थी, जो उसने पकड़ की थी, उन सब से दोबारा पूछताछ हुई। इसीलिए मान सिंह ने जब एक पकड़ से उन्होंने पूछताछ की, ये दलित पकड़ थी, कुशवाहा जिसको उठाया था उसने पान सिंह ने और बड़े पैसे लेकर छोड़ा था, उससे जब उससे पूछताछ की तो उसने उस गाँव की लोकेशन के बारे में बताया जहाँ उसको रखा गया था। एक ऐसा गाँव जो सीधा बहुत सारे रस्तों से होते हुए गया लेकिन सड़क के किनारे था और
सड़क के किनारे में उस गांव के आसपास से रेलवे लाइन भी गुजरती थी, क्योंकि उसने वो रेल की आवाज़ें सुना करता था उधर से जाने के बाद, जो स्टेशन के आसपास कहीं थी। इसके अलावा गांव के बीच में एक कुआं था और वो आबादी दलितों की आबादी ज़्यादा थी। चूँकि वो उठाई गई पकड़ भी दलित थी, तो लिहाजा उसको इस बात का ज़्यादा अनुभव था कि वो जहाँ रह रहा है उसके आसपास का कहाँ। अब मान सिंह, जो कि उस इलाके में बहुत दिन से एक एक गांव को छान रहा था, उन्होंने उनकी कोशिश की और उसने आखिरकार पता चला कि ये गांव रथियापुर है। अब गांव दलितों का था। मान सिंह वहाँ पहुँचा। मान सिंह ने, जो अपने एक इंटरव्यू में मान सिंह ने खुद बताया कि किस तरह से वो जब उस गांव में गया तो उसने पहले विश्वास अर्जित करने के लिए वहाँ उनके साथ बैठकर खाना पीना शुरू किया, जो कि अमूमन जो दलितों के घरों में राजपूतों के जो ऊपर हुक्म है वो नहीं खाया करते थे, और ख़ासतौर से पुलिस और उस तरह के अधिकारी अपने आप को उनसे अलग दिखाया करते थे। लेकिन जब उसने वहाँ जाकर खाना पीना शुरू किया तो उनको ये यकीन हुआ कि ये पुलिस अधिकारी थोड़ा अलग है, लिहाजा उनको सूचना मिलने लगी। इसीलिए एक दिन जब उसी गाँव का सरपंच मोती है, उसने उससे पूछा पुलिस से कि हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं क्या, तो उनको अजीब लगा कि शायद ये मेरे लिए क्या करेंगे। हालांकि वो जानता था पुलिस अधिकारी, बहुत शार्प पुलिस अधिकारी मान सिंह, जो रिटायरमेंट के बाद अभी वहीं ग्वालियर में थे उस समय तक। अब उनकी हालत उस समय कैसी है वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जब मैंने 2-3 साल पहले देखा तो ग्वालियर में आराम से अपने घरों में थे। लगभग 70-71 साल की उम्र उस समय उनकी थी। तो मान सिंह से उन्होंने कहा कि भाई रथियापुर के मुखिया मोती से उन्होंने कहा कि हाँ मुझे चाहिए, और तो उन्होंने कहा कि फिर हम आपको कंधे उचकाते हुए कहा कि उसका करा देते हैं। चूँकि ये जो पान सिंह था वो चलते हुए कंधे उचकाया करता था, तो अब उनका ये पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज थी। ये पुलिस की जो फाइल होती है जब उसमें मेंशन करते हैं तो उसकी तमाम पहचान और उस सब में ये भी दर्ज था कि वो कंधे उचका कर चलता है। लिहाजा मान सिंह ने ये पूरी तैयारी कर ली। इंस्पेक्टर मान सिंह ने, सर्किल इंस्पेक्टर जो डीएसपी मान सिंह था, उसने ये अधिकारियों से भी इस पर बात की और एक गो अहेड, एक मतलब एक तैयारी के तौर पर उस पूरे गाँव के आसपास उन्होंने अपने आप वो पूरा इलाका देख लिया कि कहाँ से जाया जा सकता है। चूँकि उस समय बताया था एक नहर भी थी, इसलिए इस गांव को पहचानना बहुत आसान था, और इसीलिए उन्होंने नहर से लेके तमाम चीज़ों का एक जो मैप है वो पहले से पुलिस तैयार कर चुकी थी, क्योंकि पुलिस को ये श्योर हो चुका था कि पान सिंह यहाँ आएगा। हालांकि जब मैंने एडीजी AK जो वर्मा हैं, जिन्होंने इस एंटी डकैट जो मिशंस हैं उन सबको चलाया, काफ़ी इन सारे ऑपरेशंस में उन्होंने काफ़ी हिस्सा लिया। उन्होंने एक और बात बताई थी जो अभी तक किसी ने नहीं की, कि वहाँ मान सिंह का कोई एक रिलेशनशिप भी थी वहाँ उस गांव के लिए, और उसके लिए वो वहाँ आया करता था, और इसीलिए वो यहाँ आएगा पुलिस इसीलिए इतनी श्योर थी, क्योंकि अगर पान सिंह का ये कोई वहाँ इमोशनल इस तरह का टच नहीं होता, जो उसकी तरफ दारू और महिला वाला कोई मामला नहीं होता, तो वो उस गांव के जो चारों तरफ उसके चलते हुए बदलते हुए अंदाज़ों को शायद पहचान लेता। एक तो डाकुओं के साथ उसको बहुत लंबा समय नहीं हुआ था, इसीलिए उसको उस तरह की तेज़ नज़र जो डाकुओं में अक्सर हुआ करती है, जो किसी पर विश्वास नहीं करते हैं, तो शायद वो रतियापुर में होने वाली इन घटनाओं को देख पाता, लेकिन पान सिंह नहीं देख पाया। अब 1 अक्टूबर 1981 के लिए, इससे पहले पान सिंह की जो ज़्यादातर वारदात हैं वो पकड़ के तौर पर दर्ज हैं। डकैतियों की वारदात कम है, पकड़ बहुत ज़्यादा की गई थी और उन्हीं से पैसा हासिल किया गया था। और एक सबसे बड़ी जो अगर उसकी जो क्राइम है वो मैंने जो आपको बताया कि उनको गुजरों को उस गांव में जाकर पावटापुर में उसने गोलियों से भून दिया था। इसके अलावा बहुत सारे कत्ल टुकड़ों में किए, लेकिन जिस तरह से लाखन या तमाम डाकू या फिर मलखान सिंह का उस समय जो चल रहा गैंग था, उस तरह की बहुत सारी घटनाएं उसमें शामिल नहीं थी। वो पकड़ बेसिकली किया करता था। अब हम लोग 1 अक्टूबर 1981 की बात करते हैं कि पान सिंह का गैंग चंबल पार करके इस गांव में घुसा। हालांकि इससे पहले, इस गांव में घुसने से पहले जो वो कई जगह से होते हुए आए, उन्होंने अपने 28 लोगों में से अलग अलग लोगों को उन्होंने अलग अलग जगह पर छोड़ा था, जिसमें से 10 लोग वहीं छोड़ दिए जो उनका मेन जगह थी, जहां डांग थी उसी डांग में छोड़ दिया गया था, और 4 लोग उनके एनकाउंटर में मारे गए थे कुछ दिन पहले। बचे हुए 14 लोगों के साथ पान सिंह यहाँ पहुँच चुका था। इसी पान सिंह के वहाँ आने पर चूँकि पान सिंह इससे पहले एक इंटरव्यू दे चुका था। पान सिंह ने एक पत्रिका को जो 5 गुजरों को मारा था, माफ़ कीजिएगा, 5 गुजर हैं, ट्विन विलेज ऑफ द पावटा इन ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मार्च 13 को,
और ये 1 महीने के बाद लिया गया जो मातादीन का जो एनकाउंटर था, जो कि उसका भाई था, उसके बाद उसने इन गुजरों का से बदला लिया था, क्योंकि उसको ये लगता था कि इन्होंने ही उनकी समय की थी। अब ये जो है 6 फुट के उस आदमी ने एक इंटरव्यू दिया चारपाई पर बैठे हुए। ये एक इंटरव्यू था जिसने इसमें उसने ये बताया कि उसके ऊपर जो 10,000 का इनाम है वो कुछ भी नहीं है, और इतने कम होने के बाद उसने जो है आई कुड नॉट रिटर्न माई नेफू हु वॉज एंग्री शोट अबाउट हिज फादर डेथ, यू कैन अंडरस्टैंड हिज फीलिंग, ही सेड इन ए टचिंग सॉफ्ट वॉइस। ये एक इंटरव्यू था जो उसने दिया था, हेमंत नारायण को एक इंटरव्यू दिया था। इसके बाद सरकार और नाराज़ हो गई थी, जिसके बाद मैंने कहा कि वो चाहते थे कि किसी भी कीमत पर मान सिंह का सफाया कर दिया जाए, पान सिंह का। अब इस दिन की तरफ चलते हैं जब पान सिंह का गैंग वहाँ घुस रहा था, तो भैंस पे बैठे हुए एक लड़के को देख के बलवंता ने कहा, बलवंता ने बाद में मेरे साथ अपने इंटरव्यू में भी कहा कि उसने चाचा को समझाया कि चाचा आज यहाँ रुकना ठीक नहीं है, यमराज खुद ही दिख गए हैं। तो पान सिंह ने कहा कि चलो इस तरह की बातें दिमाग में नहीं रखते हैं, छोड़ दो। और रथियापुर के मुखिया, चूँकि पहले से तय था, मोती ने बड़ा अच्छा स्वागत किया और उसने कहा कि होली का और उस सब का दिन है, त्यौहार है, ये सब चीज़ें आसपास त्यौहार का मौसम है, तो बकरा बना के एक शराब जो है गैंग को परोस दी। बलवंता आज भी उस दिन को ठीक उसी तरह बताता है, एक एक घटना के बारे में बात करता है। उसका ये भी कहना है कि मोती ने इसमें शराब दे दी थी, वो जहर दिया था जिसका धीरे धीरे असर होना था, लिहाजा पान सिंह और उनका गैंग जो है इसको खाने के बाद लेटने की कोशिश कर रहा था कि उसी समय कुछ दिन पहले से ठीक ही बलवंता कहता है कि उससे पहले ही गैंग के कुछ दिन ठीक नहीं चल रहे थे। कुछ दिन पहले 4 मुठभेड़ में मारे गए थे, 10 लोग अपने मूल ठिकाने पे थे। 14 लोग जब दारू और खाने के बाद लेटे, तभी बलवंता ने बाहर से देखा कि पुलिस आ चुकी है। उन 5-7 लोगों को, चूँकि तब तक मान सिंह जो डीएसपी मान सिंह था, वहाँ तक मोती संदेश पहुँचा चुका था। उसका अपना बेटा ये बताने गया कि शिकार आ चुका है, लिहाजा जो मान सिंह की तैयारी थी वो पूरी तरह तैयारी थी, वो भाग के गया। उसने एसएसपी से बात की, विजय करण से बात की, जो एसपी विजय करण, और वो तमाम सब लोग वहाँ उस समय पूरी उसके चारों तरफ गांव के जो पहले से मैपिंग की हुई थी वहाँ पुलिस की इन्फोर्समेंट पहुंचानी शुरू कर दी। इसको लेके अलग अलग कहानियां हैं। लोग कहते हैं कि वो 150 पुलिस वाले थे, कुछ लोग उसको 1500 पुलिस वाले मानते हैं, और कुछ लोगों को कहना है कि ये पुलिस की तादाद इससे भी ज़्यादा थी, जो कि बलवंता की अगर हम बात मानते हैं तो वो तो हज़ारों में पुलिस बताता है, जो 10,000 तक पुलिस। हालांकि इतनी पुलिस का वहाँ पहुँचना मुश्किल है, लेकिन ये ज़रूर है कि कई सारी बटालियन वहाँ चूँकि पहले से तैयारी थी और उनको मालूम था किस दिन आएगा, और मतलब किस दिन का मतलब जब भी वो आएगा उसी गांव में आएगा, लिहाजा उस गांव के घेर के लिए पुलिस की तैयारियां पूरी थी। मान सिंह जब वो शुरुआत में जो 5-7 जो इसके साथ थे मान सिंह के, उनको पान सिंह उड़ाना चाहता था, लेकिन मोती ने समझा लिया, मान लिया कि गांव बर्बाद हो जाएगा, लिहाजा पान सिंह ने कहा कि फिर इस गांव से निकलने की तैयारी शुरू करें, क्योंकि पान सिंह को अब तक ये मालूम नहीं हो रहा था कि उसकी मुखबिरी की जा चुकी है और इस गाँव को चारों तरफ से घेरा जा चुका है। लिहाजा वो पीछे से तरफ निकलना सोच रहा था, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि गाँव की हर गली में अब पुलिस वाले तैनात हैं। गाँव के पीछे निकलने के प्लान के बीच ही उसको पता चल गया, उसका सामने पुलिस वालों से, चूंकि पुलिस की जो टीम थी उसको सामने भी दिखने लगी। गांव में एसपी अपनी सीधी गाड़ी लेकर गांव ही पहुंच गए थे, वहां सामने दिखने लगी। तो अब उसको लगा कि अब सीधा हमला है, और पान सिंह ने अब पुलिस पे समर्पण की बजाय आखिरी लड़ाई की ठान ली। और शाम 7 बजने में 15 मिनट पहले से पहला शॉट शुरू हुआ और उसके बीच फायरिंग शुरू हो गई। बीच बीच में पान सिंह मेगाफोन से पुलिस वालों पर चिल्लाता था कि तुम दाल खाने वाले हो, अपनी जान बचाकर भाग जाओ, ये सूबेदार पान सिंह तोमर भिड़ोसा की गैंग है, तुम सब मारे जाओगे। इससे पहले पुलिस बात को लेकर कंफ्यूज थी कि आखिर ये गैंग रात में कहाँ निकल रहा है, क्योंकि गैंग जितनी गहरी रात होती पुलिस के लिए उतनी लाइटें लगाकर उनको ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन वो ये जानते थे कि इन 14 लोगों के पास जितना हथियार है वो जल्दी खर्च हो जाएगा। पुलिस के पास न लोगों की कमी थी उस समय, और ना रणनीति की और ना हथियार की, लिहाजा वो अपनी जगह से इंतजार करके फायरिंग करके इनकी गोलियों को ख़राब कराने में लगी हुई थी। लगातार कोशिश करती रही, लगातार उस इलाके के लोग इकट्ठा हो चुके थे, क्योंकि सब जगह ये खबर फैल चुकी थी कि पान सिंह के गैंग को घेर लिया गया है। रठियापुरा गांव में तमाम आसपास के गांव के लोग भी रात के वक्त भी वो दूर, हालांकि पुलिस उनको दूर रख रही थी, लेकिन पान सिंह की आवाज़ वहाँ तमाम जगह गूंज रही थी। और कुछ समय के लिए पान सिंह जब चुप था तो पुलिस ये लगाने में अंदाज़ा बड़ा विफल हो रही थी कि आखिर पान सिंह है कहाँ उस गाँव में। चूँकि अगर पूरी तरह से फायरिंग ब्लाइंड की जाएगी तो गाँव वाले लोग भी मर सकते हैं, पुलिस के लोग भी क्रॉस फायरिंग में हो सकते हैं, लिहाजा पुलिस उसका इंतजार कर रही थी। वो धीरे
धीरे धीरे धीरे पान सिंह के गैंग के लोग आगे की तरफ निकलते हुए, उनका कुछ ही देर की उनको ये लग रहा था कि रात के 12-1 बजे 2 बजे लगातार गोलियां चलाते हुए वो नहर के पास तक पहुंच गए। उस गांव के उस नहर को पार करने के बाद जो बिहाड़ों के अंदर घुस जाना, जहां से फिर पान सिंह को पकड़ पाना पुलिस के लिए नामुमकिन हो जाता, लिहाजा वो उस समय था। लेकिन कहते हैं कि सब तैयारियां आपकी जब रखी रह जाती हैं, जब आपका दिन तय हो जाता है, लिहाजा पान सिंह के दिमाग में अचानक नदी पर जाने के बाद फिर वापस हुआ और उसने अपने मेगाफोन से पुलिस वालों को गालियां देते हुए यही कहा कि अभी भी लौट जाओ, वक्त है, वरना ये सूबेदार पान सिंह तोमर की गैंग है जो तुम्हें बिल्कुल भून के रख देगी। और इसी एक आवाज़ ने पुलिस को यह एहसास दिला दिया कि आखिर पान सिंह है कहाँ। लिहाजा वहीं SLR से जो गोली चलाई गई वो सीधी एक पान सिंह को लगी और पान सिंह, पुलिस ने उस तरफ की गारद को बता दिया था कि वहाँ से निकलना है, तो पहले ही फायरिंग ने पान सिंह के गैंग को लोग को चीर के रख दिया। उसमें से पान सिंह को एक गोली लगी। और हालांकि कहानियाँ अलग अलग भी हैं, जिसमें एक ये कहा जाता है, ये मैंने कई जगह पढ़ा भी है और ये बात, हालांकि बलवंता ने इसमें ये मना किया कि मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन ये कहा जाता है कि पान सिंह जब चूँकि गोलियाँ लगने के बाद बहुत ज़्यादा प्यास भी लगती है, मुझे AK वर्मा साहब जो ADG थे उन्होंने भी कहा कि उस समय ये हुआ कि पान सिंह ने कहा कि मुझे पानी पिला दो, लेकिन बलवंता चूँकि दूसरी तरफ था, उसने कहा कि चाचा मैं गोलियों की इस बौछार में आके आपको पानी नहीं पिला सकता हूँ क्योंकि मैं भी मारा जाऊँगा, आप तो मर ही रहे हो। लिहाजा उसने धीमी आवाज़ में उस समय चूँकि माइक सामने था, उसने कहा कि कोई राजपूत अगर इस पुलिस फोर्स में है तो मुझे पानी पिला दे। इस पर मान सिंह जो DSP मान सिंह का जो सिपाही थे, मान सिंह ने भी कही हुई बात है, लिहाजा इस बात को हम लोग झूठ नहीं मान सकते। उसमें से त्रिभुवन सिंह नाम के एक आदमी ने, जो सिपाही था, वो जो उनके साथ फॉलोअर था, उसने आगे बढ़ के आगे जैसे जाना शुरू किया तो मान सिंह ने उसको रोकते हुए कहा कि झिड़का उसको, कहा कि तुम जानते नहीं, जैसे पुलिस वालों की कोई जात नहीं होती उसी तरह डाकू की भी कोई जात नहीं होती, और तुम अगर आगे जाओगे तो वो गोली भी चला सकता है क्योंकि वो इस समय कोई राजपूत या वो नहीं है, डाकू एक वो है। लिहाजा त्रिभुवन सिंह बैठा रहा और जब रोशनी हुई तो सुबह के उजाले में पुलिस को पान सिंह गैंग के 10 लोगों की लाशें नहर के किनारे पड़ी मिली। उसमें से एक लाश पान सिंह की थी और पान सिंह की लंबाई के लिए किसी को पहचान के लिए, शिनाख्त कराने के लिए बुलाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि कानूनी जितनी ज़रूरत होती उतनी पूरी की गई। वही पान सिंह जिसके पैरों के सहारे सेना और देश ने लगभग 30 मेडल जीते थे, अब इस लाश के सहारे पुलिस पार्टी को मेडल मिलना था। यानी मेडल पान सिंह की ज़िंदगी का लिखा हुआ शब्द था, कभी उसने देश के लिए जीते और कभी पुलिस पार्टी ने उसकी लाश से जीता। पान सिंह के गैंग को निपटाने का मेडल उनको मिला, पर लेकिन पान सिंह की कहानी चंबल की ऐसी दर्दनाक कहानियों में से एक है जो फर्श से अर्श और अर्श से फिर वापस फर्श के सफ़र को हकीकत में दिखाती है। मुठभेड़ के बाद गैंग में कुछ बचा नहीं। बलवंता ने इस गैंग को 2.5 साल तक चलाया, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री के सामने उसने आत्मसमर्पण कर गया, जबकि वो वहाँ आज भी चंबल में पान सिंह की कहानी बची है और इस कहानी को अपनी उस पत्थरों की दुकान पर सुनाता हुआ बलवंता भी बचा हुआ है। बहुत सारे इसके किस्से हैं, अगर आप उन सारे कोच से बात करेंगे, मिल्खा सिंह इसके बारे में बहुत सारी बातें बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, तो मुझे लगता है कि पान सिंह की ये कहानी चंबल की सबसे अनोखी कहानियों में है। हालांकि बीच में कई सारे डाकुओं की कहानियों का सिलसिला था, लेकिन मुझे लगा कि आज पान सिंह की कहानी ही आपको सुनानी चाहिए थी। ये कहानी कैसी लगी आपको, मुझे आपके जवाबों का इंतज़ार रहता है। हालांकि इस पूरी सीरीज़ को बहुत ही कम लोग देख रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको उन तमाम रिकॉर्डों के सहारे बताने की कोशिश करता हूं ताकि आपको सही कहानी का पता चल सके और चंबल के उन सुनाए गए किस्सों के वो मोड़ भी आप देख सकें जिनको लोग अक्सर गलत पढ़ दिया करते हैं। नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही।